हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा आप सभी का स्वागत करता हूं दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मैंने आपको टाइप ऑफ पॉलिनेशन बताया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, किस तरीके से पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होती है और प्लांट्स को किन किन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब मैं लास्ट लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुका हूं। पॉलिनेशन के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस आता है वो आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पॉलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल और द कार्पल। अब पॉलन ग्रेन किस तरीके से पिस्टिल, कार्पल या स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन करता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो सी केयरफुली, तो ध्यान दीजिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज व्हाट? यानी कि दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड दी पिस्टिल। पिस्टिल में स्टिग्मा भी आता है, तो उसके बीच में क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे हैं, क्या क्या मैकेनिज्म टेक प्लेस कर रहा है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में इट इंक्लूड्स सेवरल प्रोसेस। इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड हैं। इट इंक्लूड्स नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड करती है तो सबसे पहले उसका जर्मिनेशन टेक प्लेस करता है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन। सेकंड स्टेप इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। थर्ड स्टेप इज entry of pollen tube into embryo sac। तो एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब की एंट्री। तो सबसे पहले पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सी, पॉलन जर्मिनेशन, अगर बात की जाए पॉलन जर्मिनेशन की तो देखिए ये हमारे पास स्टिग्मा है, स्टाइल, फिर ओवरी, इनसाइड दी ओवरी हैविंग ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, ये यहां पे एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ये ओवरी है, ये हमारे पास स्टाइल है और ये जो है हमारे पास स्टिग्मा है। ध्यान दीजिए प्लीज। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करती है स्टिग्मा पे। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करती है तो पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से शुगर को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सपोज दैट दिस इज पॉलन ग्रेन। ये मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूं। अब पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है वो एक्साइन है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे पॉलन ग्रेन वाटर एंड मॉइस्चर को, सॉरी, शुगर एंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर पॉलन ग्रेन शुगर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा और उस प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से क्या होगा, देखिए यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे जब शुगर और मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन होता है तो शुगर और पानी दोनों साइटोप्लाज्म में गए पॉलन ग्रेन के, तो अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे ही उनके कंटेंट बढ़ते जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो अंदर की जो लेयर है, आउटर लेयर क्या होती है पॉलन ग्रेन की, एक्साइन, अंदर की जो लेयर है पॉलन ग्रेन की वो होती है इंटाइन। तो वो इंटाइन जो है प्रेशर की वजह से बाहर आ जाएगी। वो इंटाइन जो लेयर है वो प्रेशर की वजह से कुछ इस तरीके से बाहर आएगी। यू कैन सी दिस इज इंटाइन। तो अर्लियर टाइम पे इंटाइन बाहर आ जाती है और जैसे इंटाइन बाहर आती है तो इसी इंटाइन से आगे जाके इंटाइन जो है एक्सटेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। यही इंटाइन पॉलन ट्यूब की फॉर्म में आगे जाके एक्सटेंड करेगी और फिर वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी और फिर वो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। तो यहां पे इंटाइन जो है बाहर निकल आई। ध्यान दीजिए, इंटाइन जो है बाहर निकल आई। और इंटाइन कहां से बाहर निकली है?
जर्म पोर से। कहां से बाहर निकली भाई? जर्म पोर से। मैं आपको जर्म पोर पहले भी बता चुका हूं। जर्म पोर क्या है? जर्म पोर एक्साइन का वो पार्ट है जहां पे एग्जैक्टली पोलन ग्रेन के सरफेस पे वो रीजन है जहां पे एक्साइन या स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो स्पोरोपोलेनिन और एक्साइन, जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट रहेगा वहां पे थिकनेस मेंटेन रहती है, लेकिन जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट हो जाएगा तो वहां पे जर्म पोर हो जाएगा। तो जैसे ही अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है, शुगर एंड मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करता है पोलन ग्रेन, वैसे ही इन टाइम बाहर निकल आती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन है। तो सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है वो यहां पे क्या करता है, इस पोलन ग्रेन में वाटर एंड शुगर कंटेंट अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, पोलन ट्यूब बाहर निकल जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं, पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए वैसे तो टेम्परेचर हमेशा प्लांट्स टू प्लांट वेरी करता है, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कितने एवरेज टेम्परेचर पे पोलन जर्मिनेशन होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दी पोलन जर्मिनेशन, दिस इज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। 20 to 30, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के टाइम पे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन टेक प्लेस करता है। इसके अलावा पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए हमें यानी कि प्लांट्स को कुछ एसेंशियल कंटेंट भी चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए बोरॉन की रिक्वायरमेंट होती है एंड कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये मिनरल एलिमेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में 11th क्लास में। बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है, इट हेल्प्स इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, पोलन जर्मिनेशन में बोरॉन एलिमेंट, कैल्शियम एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट हेल्प करते हैं। एंड दिस इज आल्सो मेंशन इन योर 11th क्लास मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में बोरॉन एलिमेंट दिया है, उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है, और ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो बोरॉन हेल्प्स इन पोलन जर्मिनेशन एंड आल्सो हेल्प्स इन राइट डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। तो टेम्परेचर इतना चाहिए और पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए बोरॉन एंड कैल्शियम जैसे एलिमेंट चाहिए। तो ये हो गया आपका पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेशन के बारे में एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जर्म पोर, तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज हो रही है। जर्म पोर से क्या अराइज हो रही है? पोलन ट्यूब अराइज हो रही है। जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकल रही है। आर यू गेटिंग और नॉट? कभी कभी पोलन, मेनली क्या होता है कि एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें एक पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब अराइज हो सकती है। राइट एक चीज मैं आपको और बता दूं, जनरली पोलन ग्रेन में एक ही जर्म पोर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जहां पे पोलन ग्रेन में एक से ज्यादा जर्म पोर हो सकते हैं। तो अगर पोलन ग्रेन के सरफेस पे एक से ज्यादा जर्म पोर होगा तो उस एक से ज्यादा जर्म पोर से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब अराइज कर सकती है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर पोलन ग्रेन के सरफेस पे एक से ज्यादा जर्म पोर होगा तो एक से ज्यादा पोलन ट्यूब भी अराइज कर सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे एक से ज्यादा पोलन ट्यूब भी अराइज कर सकती है। अगर एक पोलन ट्यूब अराइज करती है, दैट कंडीशन यू कॉल्ड मोनोसिफोनस। लेकिन अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब अराइज करती है पोलन ग्रेन से, उस कंडीशन को आप पॉलीसिफोनस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोनोसिफोनस मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसिफोनस? मोनोसिफोनस का मतलब है only one pollen tube arise from pollen grain। अगर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलती है, एक जर्म पोर होगा तो एक पोलन ट्यूब निकलेगी, वन पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम वन पोलन ग्रेन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसिफोनस। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज पॉलीसिफोनस। पॉलीसिफोनस में क्या होता है? मोर देन वन पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब अराइज होती है। मोर देन वन पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम पोलन ग्रेन। अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकल रही है, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है, पॉलीसिफोनस, और एक पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है तो मोनोसिफोनस। दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया पोलन ग्रेन ने कौन से प्रोसेस की हेल्प से? पॉलिनेशन की हेल्प से। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है, वहां से वाटर और शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ते हैं, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ने की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और उस प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से जर्म पोर से पोलन ट्यूब यानी कि इंटाइन जो है बाहर निकलती है, फिर आगे वो पोलन ट्यूब की फॉर्म में
एक्सटेंड हो जाती है। अगर एक पोलन ट्यूब निकलती है कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसिफोनस, अगर पोलन ट्यूब मोर देन वन निकलती है तो कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसिफोनस, याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूं। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन व्हाट, ओव्यूल। देखिए अभी यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूं आपको, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो यहां से पोलन ट्यूब निकलती है और पोलन ट्यूब जो है एंटर करती है, कहां पे एंटर करती है, पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में। देखिए पोलन ट्यूब जा रही है और ये ओव्यूल में एंटर कर रही है, पोलन ट्यूब जा रही है और पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर रही है और यही पोलन ट्यूब आगे जाके फिर एम्ब्रियो सैक में भी एंटर करती है। तो पहले पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है और उसके बाद पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। तो हाउ पोलन ट्यूब विल एंटर इनसाइड द ओव्यूल, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सी, तो यहां पे देखिए, तो पोलन ट्यूब कैसे एंटर करती है इनसाइड द ओव्यूल, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एक ओव्यूल में पोलन ट्यूब एंटर कहां से करेगी, कैसे करेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। सी, ये मेरे पास ओव्यूल है, ये मेरे पास क्या है, ओव्यूल। नहीं मेरे पास नहीं भाई, प्लांट्स के पास ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, राइट। मैंने तो यहां पे ड्रॉ कर दिया बस, इज दैट क्लियर। तो ये ओव्यूल है, प्लांट के पास होता है ओवरी के अंदर। एक ओव्यूल, ओव्यूल नंबर 2, ये मैंने दूसरा ओव्यूल ड्रॉ कर दिया। देखिए अब आप कहेंगे कि 2 क्यों ड्रॉ कर दिया, डोंट वरी मैं तीसरा भी करने वाला हूं। अभी अभी ये लीजिए, मैंने तीसरा भी ड्रॉ कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि यार सर आप तो ओव्यूल ही ड्रॉ करते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बस 3 ही काफी है, मैंने 3 ही ड्रॉ किए, देखिए ज्यादा नहीं किए, ठीक है। तो देयर आर 3 ओव्यूल्स, ये। अब इस ओव्यूल में पोलन ट्यूब कैसे एंटर करती है ये मैं आपको बताता हूं। देयर आर 3 टाइप्स, यू नो, 3 types of method of entry of pollen tube in the ovule. That's why I have drawn 3 ovules. मैंने 3 ओव्यूल ड्रॉ करे क्योंकि 3 तरीके से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, राइट। There are 3 methods. Number 1 is there are 3 methods for the entry of pollen tube into the ovule. Number 1 is porogamy. पहला जो मेथड है मेरा नहीं है भाई, सॉरी बार बार मुझसे मेरा निकल जाता है मुझसे। पहला जो मेथड है वो है पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या होता है कि पोरोगेमी में पोलन ट्यूब की एंट्री होती है ऐसे, भाई ऐसे एंट्री हो रही है। ये कौन सा रीजन है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल एंड से एंटर कर रही है, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से एंटर कर रही है इनसाइड द ओव्यूल, दैट यू कॉल्ड पोरोगेमी। तो ये पहला मेथड। तो पोरोगेमी में क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, थ्रू माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, दिस इज पोरोगेमी। इसके बाद दूसरा है, दिस इज पोरोगेमी। पोरोगेमी के बाद नेक्स्ट इज चैलेजोगेमी। अगर माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करती है, एंटर करने के बाद कहां जाएगी, एम्ब्रियो के पास जाएगी, राइट। तो पोरोगेमी। सेकंड इज चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी नाम से ही पता चल रहा है, चैलेजो यानी कि चैलेजा की साइड से एंटर कर रही है। तो अगर पोलन ट्यूब चैलेजा की साइड से एंटर कर रही है, पोलन ट्यूब हमारे पास ये चैलेजा की साइड से एंटर कर रही है, अगर पोलन ट्यूब चैलेजा की साइड से एंटर कर रही है, दैट यू कॉल्ड चैलेजोगेमी। यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, चैलेजोगेमी में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, चैलेजोगेमी में पोलन ट्यूब की एंट्री थ्रू चैलेजा के थ्रू एंटर करता है ओव्यूल में पोलन ट्यूब, इसे आप चैलेजोगेमी कहते हैं। चैलेजोगेमी के बाद तीसरा है हमारा, तो पोरोगेमी, चैलेजोगेमी, और हमारा जो थर्ड वन इज, राइट, एक हो गया आपका पोरोगेमी हो गया, दूसरा हो गया चैलेजोगेमी, और तीसरे जो मेथड है उसमें वो इंटीगमेंट की साइड से पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है। कहां से एंटर कर रहा है, इंटीगमेंट। इधर से भी एंटर कर सकता है, इधर से भी एंटर कर सकता है। अगर पोलन ट्यूब इंटीगमेंट्स की साइड से एंटर करता है, दैट यू कॉल्ड मीजोगेमी, तो थर्ड वन इज
मीजोगेमी, यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इंटेगुमेंट साइड। अगर इंटेगुमेंट साइड की साइड से एंटर कर रहा है तो वो मीजोगेमी। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into the ovule. So for the entry of pollen tube into the ovule there are 3 methods: porogamy, chalejogamy, mesogamy. Porogamy मतलब entry of pollen tube through micropyle, chalejogamy मतलब entry of pollen tube through chalaza, और mesogamy मतलब entry of pollen tube through integument. तो these are 3 methods for the entry of pollen tube into the ovule. इसके बाद पोलन ट्यूब कहां जाएगी? ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सी लिसन केयरफुली। इसके बाद है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। देखिए, सबसे पहले पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है। ओव्यूल के पास क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। उसके बाद पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। तो तीसरा पॉइंट है मेरा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ सॉरी आंटी निकल रहा है मुझसे भाई, एंट्री है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, राइट, कैसे होता है ये मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक, सॉरी मैं फिर से हमारे पास बोल दिया मैंने, ओव्यूल के पास है। तो ये एम्ब्रियो सैक है, दिस इज द सेल वॉल या दिस इज बाउंड्री, राइट। एम्ब्रियो सैक में आपको पता होना चाहिए, एम्ब्रियो सैक का मैंने डायग्राम आपको बताया था। एम्ब्रियो सैक में ये नीचे की साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको आप कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें प्रेजेंट होते हैं? सिनेरिजिड्स में प्रेजेंट होते हैं। सिनेरिजिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। सिनेरिजिड्स के पास न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर होता है और वैक्यूल होता है चैलेजल। ये चैलेजल वैक्यूल है, दिस इज चैलेजल वैक्यूल। और चैलेजल वैक्यूल किसके पास है? सिनेरिजिड के पास। माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस किसके पास है? सिनेरिजिड के पास। तो ये पोजीशन पे क्वेश्चन आ जाता है। ये हालांकि मैं एक बार डिस्कस पहले भी कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि सिनेरिजिड में माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस है और चैलेजल ओव्यूल है। ओ सॉरी नॉट चैलेजल ओव्यूल, ये क्या भाई, क्या है ये? चैलेजल वैक्यूल है। क्या है ये? चैलेजल वैक्यूल। तो यहां पे एग सेल है। एग सेल में अपोजिट होती है चीजें। एग सेल में जो न्यूक्लियस है वो क्या है? चैलेजल है, और जो वैक्यूल है वो क्या है? माइक्रोपाइलर है। तो सबसे पहले जो पोलन ट्यूब एंटर करती है वो इस फिलीफॉर्म एपरेटस से एंटर करती है। पोलन ट्यूब एंटर थ्रू दिस फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द सिनेरिजिड, राइट। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। तो जो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब होती है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस थ्रू सिनेरिजिड। तो एंट्री जो होती है पोलन ट्यूब की किसके थ्रू होती है? थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री होती है एक एम्ब्रियो सैक में। इन फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। फिलीफॉर्म एपरेटस का रोल क्या है यहाँ पे? तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनेरिजिड। सिनेरिजिड में पोलन ट्यूब की एंट्री को अलाउ कर रहा है, गाइड कर रहा है। इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट रोल और है। ये जो पोलन ट्यूब है, सॉरी फिलीफॉर्म एपरेटस का एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, और उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से पोलन ट्यूब अट्रैक्ट टुवर्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस। और पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है वो कीमोट्रॉपिक होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब? This is chemotropic. याद रहे, the movement of pollen tube into the filiform apparatus, this is chemotropic movement. This is what? Chemotropic movement. Filiform apparatus कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि pollen tube की एंट्री को अलाउ करता है। It means what? It means pollen tube की जो ग्रोथ होती है वो chemotropic ग्रोथ है। The growth or the movement of pollen tube is chemotropic. तो ये बात याद रहे आपको। तो guide the entry of pollen tube and release केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी रिलीज करता है
फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो ग्रोथ पॉइंट लिख दे तो मैंने यहाँ पे स्टार में लगा दिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज व्हाट, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक। तो कीमोट्रोपिक मूवमेंट है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक, ध्यान रहे। तो फिलीफॉर्म एपरेटस की साइड से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है, ये बात साफ हो गई है, ये बात साफ हो गई है। अब जब पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी फिलीफॉर्म एपरेटस से सिनेरिजिड में, तो जिस सिनेरिजिड में पोलन ट्यूब एंटर करती है वो सिनेरिजिड का डीजनरेशन चालू हो जाएगा भाई। तो डीजनरेशन ऑफ सिनेरिजिड टेक प्लेस आफ्टर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, याद रहे, डीजनरेशन of synergids take place after the entry of pollen tube। जैसे ही pollen tube अंदर एंटर करेगी तो synergids का डीजनरेशन चालू हो जाएगा। Are you getting or not? और that degenerated synergid provide the nourishment to the zygote, zygote को नरिश करता है। degenerated antibodal cells भी zygote को नरिश करती है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उसमें बताया था मैंने कि जनरली क्या होता है, 60% पोलन ग्रेन में 2 सेल स्टेज होती है, 40% पोलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? 60% पोलन ग्रेन में 2 सेल स्टेज, 40% पोलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज होती है। यानी कि 3 सेल स्टेज, एक बात ध्यान रखिएगा, 3 सेल स्टेज, अगर किसी पोलन ग्रेन में 2 सेल स्टेज है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कुछ नहीं है, जनरेटिव सेल डिवाइड होने के बाद 2 मेल गैमेट बनाती है। तो सबसे पहले जनरेटिव सेल पोलन जर्मिनेशन के टाइम पे जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है 2 सेल में, अगर वो 2 सेल स्टेज में है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में है तो उसको डिवाइड होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनरेटिव सेल ऑलरेडी 2 मेल गैमेट है वहां पे। लेकिन अगर वो सिंगल एक जनरेटिव सेल है, 2 सेल स्टेज है, तो वहां पे जनरेटिव सेल पोलन जर्मिनेशन के टाइम पे डिवाइड कर जाती है, और डिवाइड करने के बाद बनाती है 2 मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट? देयर आर 2 मेल गैमेट्स विल प्रोड्यूस बाय जनरेटिव सेल आफ्टर द डिवीजन। तो दोनों मेल गैमेट पहले जाते हैं, पीछे फॉलो करती हुई आती है वेजिटेटिव सेल। पीछे कौन फॉलो करता है? वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल्स फॉलोड बाय वेजिटेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल पीछे आती है, पहले जनरेटिव सेल्स जाती है। तो यहां पे ये हमारे 2 मेल गैमेट्स हैं, बाद में पीछे पीछे जनरेटिव सेल्स आती है, दिस इज वेजिटेटिव सेल। तो ये जो मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है, दीज 2 मेल गैमेट्स राइट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। एक गैमेट है फर्टिलाइजेशन, एक 2 गैमेट है तो फर्टिलाइजेशन 2, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है, 2 बार फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस करेगा, क्योंकि 2 मेल गैमेट है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सी द नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 मेल गैमेट 2 बार फर्टिलाइजेशन, सिंपली डबल फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास 2 मेल गैमेट है, 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल। भाई एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताया था, एम्ब्रियो सैक में एग सेल होती है, एग अपरेटस में सिनेरिजिड्स के जस्ट ऊपर या जस्ट पीछे। आर यू गेटिंग और नॉट? तो 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल डिप्लॉयड होती है, राइट, और एग सेल हैप्लॉयड होती है। तो एक मेल गैमेट, मेरे मुझसे मैं मेल बोलने वाला था, गलती से गेल निकल गया, सॉरी। तो यहां पे एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल।
तो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है। तो फ्यूजन टेक प्लेस ट्वाइस विद एग सेल विद सेंट्रल सेल, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे फ्यूजन टेक प्लेस ट्वाइस, किसका फ्यूजन? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस ट्वाइस, so that's why you call it double fertilization। तो यहां पे एक मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फ्यूज होगा, मेल गैमेट इज हैप्लॉइड और ये किसके साथ फ्यूज होगा? एग सेल के साथ। when this male gamete fuse with egg cell is also haploid, then form what? तो बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड एग सेल के साथ फ्यूज होता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है? अनदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट बचा हुआ है हैप्लॉइड है, वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा। नहीं, एग सेल के साथ तो फ्यूज हो चुका है ना भाई। एग सेल के बाद कौन सा है? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा और सेंट्रल सेल क्या होती है? डिप्लॉइड। N+N, एक्चुअल में N+N होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये दोनों न्यूक्लियस ज्वाइन टुगेदर फ्यूज हो जाते हैं तो 2N हो जाता है। N+N नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा तो बनेगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज 3N, यानी कि ट्रिप्लॉइड। तो अनदर मेल गैमेट fuse with diploid central cell and form triploid PEN primary endosperm nucleus। तो यहां पे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। इस स्टेप को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं? इस स्टेप को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहां पे ट्रिप्लॉइड PEN बन रहा है। तो पहला स्टेप में एग सेल के साथ फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना। सेकंड स्टेप को, ये जो मैं इसमें जो है मैंने स्क्वायर में इसको डाल दिया है, इस स्टेप को आप क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अगर हैप्लॉइड मेल गैमेट डिप्लॉइड सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन इज द पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन भी आता है। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। अब जाइगोट का क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होगा ये मैं बता देता हूं आपको। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और एंडोस्पर्म एक फूड लेटेंट टिश्यू है। एंडोस्पर्म के बारे में मैं अभी इस टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डिटेल में बताने वाला हूं। तो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है और एग सेल जो है वो किस में डेवलप हो जाती है? जाइगोट में डेवलप हो जाती है। और एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिश करता है भाई। क्या करता है? ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो बनाने के लिए। एक बात मैं और आपको बता दूं, एंडोस्पर्म फास्ट रेट से डेवलप होता है एज कंपेयर टू एम्ब्रियो। पहले एंडोस्पर्म डेवलप होना चालू हो जाता है, एंडोस्पर्म के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू होगा। क्योंकि पहले अगर एम्ब्रियो डेवलप होना चालू होगा, एंडोस्पर्म नहीं डेवलप होगा, तो भाई डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट कौन देगा? तो डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट देने के लिए, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म का होना बहुत जरूरी है। इसलिए एंडोस्पर्म फास्ट रेट से डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया बड़ा सिंपल सा प्रोसेस। इसके बाद एक दो पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको। आर यू गेटिंग और नॉट? एक दो पॉइंट क्या बता रहा था मैं आपको? ये बता रहा था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नेवस्चिन। नेवस्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया लिलियम प्लांट में। नेवस्चिन एक साइंटिस्ट जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया लिलियम टाइप प्लांट के अंदर। ये एक पॉइंट है, ये एडिशनल पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन का। नेवस्चिन, कुछ लोग नेवस्किन भी बोल देते हैं, बट मैं नेवस्चिन बोलता हूं भाई, तो डोंट माइंड इफ यू हैव माइंड। नेवस्चिन, तो ये जो नेवस्चिन है, डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया इन किसमें? लिलियम प्लांट में इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर कर दिया भाई, इन्होंने डिस्कवर किया था। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है,
हाउ मैनी न्यूक्लियाई इन सॉरी दोबारा से रिपीट करता हूं, हाउ मैनी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व, ये आपको बताना है। ऑप्शन लेता हूं 3 4 5 6, चार ऑप्शन आपके पास 3 4 5 6। तो अभी आपको बताना है, सोच लीजिए, इतने मैं आपको बताऊं, इतने आप सोच लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। राइट, मैं भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप सोचिए। तो देखिए, न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में जो न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, गिनवा देता हूं, उंगली पे गिनवा देता हूं भाई। देखो ध्यान दो, दो मेल गैमेट, दो उसके न्यूक्लियाई, दो मेल गैमेट के न्यूक्लियाई दो, इसके बाद एक एग सेल, 3 हो गए, और 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई गिनो आप, कितने हो गए, 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है भाई। कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है। आंसर इज 5। मैंने आपको ऑप्शन दिया था 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो गया आपका 5। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, अभी ये तो हो गया हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। अभी एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी सेल्स आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। इसका जवाब दीजिए। तो इसके भी मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 3 4 5 6। सोचिए, बताइए क्या होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, सोच लीजिए कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, 3 4 5 6। चलिए, होप आप सभी ने अपने माइंड में बिल्कुल करेक्ट सोचा होगा क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको उंगली पे गिनवा देता हूं। तो देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। तो कितनी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं भाई, 2 मेल गैमेट वाली सेल, ठीक है जी, एक एग सेल, ठीक है जी, और एक सेंट्रल सेल। कितनी हो गई, 4 हो गई। न्यूक्लियाई की बात करें तो 5, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं n+n। लेकिन अगर सेल की बात करें तो 4, क्योंकि सेंट्रल सेल में एक सेल है और बाकी 3 सेल अलग, एक एग सेल, 2 मेल गैमेट। तो यहां पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इन्वॉल्व, वो 4 सेल्स इन्वॉल्व है भाई। इसी के साथ डबल फर्टिलाइजेशन इज डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बारे में डिटेल में बता रहा हूं भैया, ध्यान दो। एंडोस्पर्म एग्जैक्टली होता क्या है। एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप होता है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है। अब इस एंडोस्पर्म का रोल क्या है, एंडोस्पर्म कितने टाइप के, ये मैं डिटेल में बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिए प्लीज। ध्यान दीजिए प्लीज। एंडोस्पर्म एग्जैक्टली होता क्या है। एंडोस्पर्म इज ए फूड लेडन टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या है, ये फूड लेडन टिश्यू है, और एंडोस्पर्म बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। जब एक मेल गैमेट डिप्लॉइड सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड, तो एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड ही होगा। और इस एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। तो एंडोस्पर्म का जो रोल है, एंडोस्पर्म क्या है, ये एक फूड लेडन टिश्यू है। इसको फूड लेडन टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फूड बनाता है और उस फूड को ये सप्लाई करता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड में, राइट। तो एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसके पास खुद का फूड होता है, फूड बनाता है और वही फूड सप्लाई करता है ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को। आर यू गेटिंग और नॉट। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म फूड सप्लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फूड लेडन टिश्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होगा डबल फर्टिलाइजेशन जब आपने पढ़ा, डबल फर्टिलाइजेशन मैंने बताया एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होकर पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो जाइगोट बनता है, कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्म में। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे जो एंडोस्पर्म है एज कंपेयर टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्पीड से होता है, फास्ट होता है, क्योंकि अगर पहले एंडोस्पर्म बनेगा तभी वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। अगर पहले एंडोस्पर्म नहीं बना, पहले एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो एम्ब्रियो का जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू एंडोस्पर्म एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्टिंग।
आर यू गेटिंग और नॉट? तो एंडोस्पर्म जो है फास्ट रेट से डेवलप होता है। जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उस नरिशमेंट की वजह से एम्ब्रियो डेवलप हो पाता है, डाइकोट एम्ब्रियो बन पाता है या मोनोकोट एम्ब्रियो बन पाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक फूड लेटेंट टिश्यू है, इसकी ग्रोथ फास्ट होती है और इसकी ग्रोथ फास्ट होने की वजह से ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाता है। और ये क्या है? एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड पीईएन से बनता है, ट्रिप्लॉइड पीईएन से डेवलप होता है। तो एंडोस्पर्म जो है फूड लेटेंट टिश्यू, एंड दिस एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम पीईएन, पीईएन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज ट्रिप्लॉइड, एंड ट्रिप्लॉइड पीईएन से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। ट्रिप्लॉइड का मतलब समझते हैं, यानी कि प्लॉइडी लेवल 3n। तो ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। अभी जो एंडोस्पर्म है ये है ट्रिप्लॉइड टिश्यू, क्या ए मेजॉरिटी, एक पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड ही होता है। क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें ये एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है? क्या ये मुझे आप बता सकते हैं? चलिए ये मैं आपको बताता हूं कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ओनोथेरा टाइप। मैंने आपको ओनोथेरा टाइप एम्ब्रियोसाइट में बताया था। ओनोथेरा टाइप में 4 न्यूक्लियेट स्टेज होती है, 3 न्यूक्लियस एग अपरेटस में होता है और 1 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में होता है, एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है। 4 न्यूक्लियेट स्टेज इन ओनोथेरा टाइप, और 4 न्यूक्लियेट स्टेज ओनोथेरा टाइप में सिर्फ यहां पे ओनली एंड ओनली सेंट्रल सेल में एक न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस नहीं होते। अगर न्यूक्लियस एक होगा और हैप्लॉइड होगा तो वहां पे डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो ओनोथेरा इज एक्सेप्शन, राइट? दिस इज एन एक्सेप्शन, राइट? क्योंकि ये डिप्लॉयड है। क्या है ये? डिप्लॉयड। तो ओनोथेरा टाइप एंडोस्पर्म, ओनोथेरा टाइप एंडोस्पर्म इज व्हाट? ओनोथेरा टाइप एंडोस्पर्म जो है ये सिर्फ ओनोथेरा टाइप एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड, यहां पे डिप्लॉयड होता है ओनोथेरा टाइप एंडोस्पर्म, राइट? क्योंकि इसमें ओनोथेरा टाइप एम्ब्रियोसाइट होता है, तो यहां पे ओनोथेरा टाइप इज डिप्लॉयड एंडोस्पर्म। नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर यू, क्या कोई एंडोस्पर्म ऐसा भी होता है जो हैप्लॉइड होता है? मेनली एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, एक्सेप्शन इज ओनोथेरा टाइप, दैट इज डिप्लॉयड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कोई एंडोस्पर्म ऐसा भी है जो कि हैप्लॉइड हो सकता है? जी हां, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको जिसमें कि एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, वो है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें अगर एंडोस्पर्म बनता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। याद रखिए मेरी बात को, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में एंडोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, यानी कि वहां पे प्लॉइडी लेवल n है, n प्लॉइडी लेवल है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। अब नाउ क्वेश्चन फॉर यू, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू हियर, क्या कोई प्लांट ऐसा भी है जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है? ये आप बताइए, मुझे बताइए, सोचिए जल्दी से कि क्या कोई प्लांट ऐसा भी है जो कि एंडोस्पर्म के बिना होता है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है? क्या कोई ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है? ये बता देता हूं मैं आपको, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं होता है। एक फैमिली है ऑर्किडेसी, ऑर्किडेसी फैमिली, पोडोस्टोमेसी, दूसरी फैमिली है पोडोस्टोमेसी और तीसरी फैमिली है ट्रैपेसी, ट्रैपेसी। तो ऑर्किडेसी, पोडोस्टोमेसी एंड ट्रैपेसी, ये 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। यहां एंडोस्पर्म एब्सेंट है, याद रखिएगा, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है। पोडोस्टोमेसी, ट्रैपेसी एंड ऑर्किडेसी फैमिली में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, राइट? एंडोस्पर्म इज मेनली फूड लेटेंट टिश्यू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या कोई एंडोस्पर्म ऐसा भी है जो कि स्टोनी होता है? एंडोस्पर्म इज मेनली, एंडोस्पर्म फूड लेटेंट टिश्यू है। अगर एंडोस्पर्म फूड लेटेंट टिश्यू है तो एंडोस्पर्म के जो मेन कंटेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है। आपने देखा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, उसमें पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। मेज सीड में एल्यूरोन लेयर आपने पढ़ा होगा, एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन जो प्रोटीन होता है वो एंडोस्पर्म का पार्ट है। एल्यूरोन प्रोटीन किसका पार्ट है? एंडोस्पर्म का पार्ट है। आर यू गेटिंग और नॉट? एंडोस्पर्म में एल्यूरोन प्रोटीन होता है, एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है, एंडोस्पर्म में ऑयल होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये सारे एंडोस्पर्म के कंटेंट है। क्या कोई एंडोस्पर्म ऐसा भी है जो स्टोनी होता है, हार्ड होता है, टफ होता है? स्टोनी होता है, हार्ड होता है, टफ होता है। क्या किसी प्लांट में स्टोनी एंडोस्पर्म पाया जाता है? जी हाँ,
प्लांट में स्टोनी एंडोस्पर्म भी पाया जाता है, कुछ प्लांट ऐसे भी है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए एग्जांपल। तो स्टोनी एंडोस्पर्म कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है? स्टोनी एंडोस्पर्म पाया जाता है बीटल नट में। किसमें? एक प्लांट है बीटल नट, उसमें स्टोनी एंडोस्पर्म पाया जाता है। डेट पाम में भी स्टोनी एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो इन दोनों में स्टोनी एंडोस्पर्म पाया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद तो स्टोनी एंडोस्पर्म, बीटल नट एंड डेट पाम। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एंडोस्पर्म है, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली, ये जो एंडोस्पर्म है ये कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म आर देयर? लिसन केयरफुली। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। इन तीनों के डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए प्लीज। सबसे पहला जो टाइप का एंडोस्पर्म है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरे टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरे टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म हेलोबियल एंडोस्पर्म, तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीनों में डिफरेंस देख लीजिए, तीनों के डायग्राम ड्रॉ करके मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। तो देखिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम से ही आपको पता चल रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब वो एंडोस्पर्म जहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस करता है, जहां पे साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है, जहां पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लिसन केयरफुली। तो यहां पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अगर बात करें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। लिसन केयरफुली। ये हमारे पास सेल है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, राइट, दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रियो। और यहाँ पे आप जो सेंटर में देख रहे हैं, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे आप PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, N+N, राइट, यानी कि डिप्लॉयड होता है नेचर में। तो सबसे पहले जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट अंडरगोज इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मैंने बोला ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, वो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस अभी एब्सेंट है, सिर्फ खाली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। अगर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो that is why you called it फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसलिए आप इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, काफी सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होती है, दैट्स व्हाई दिस एंडोस्पर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एट द एंड एंडोस्पर्म चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो, हेलोबियल एंडोस्पर्म हो, सेलुलर एंडोस्पर्म हो, एट द एंड वो सेलुलर ही बनता है। एट द एंड वो सेलुलर ही बनता है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज सेलुलर, यानी कि फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा ही होगा। स्टार्टिंग में चाहे न्यूक्लियर डिवीजन हो या ना हो, फाइनल वो साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस करेगा ही। तो एट द एंड ये जो जितने भी आपको न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई साइटोकाइनेसिस के बाद डिफरेंट सेल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एट द एंड ये जो है यहाँ पे सेल्स बन जाएंगी काफी सारी। बाद में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म है ये सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। एट द एंड यहाँ पे साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस करती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस से पहले सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है और बाद में साइटोकाइनेसिस होता है खाली। उसके बाद एट द एंड ये भी सेलुलर बन जाता है। तो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये यहाँ पे आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये मैंने बता दिया आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कोकोनट। आपने देखा होगा कोकोनट जो होता है काफी तरह का होता है। कोकोनट एक टेंडर कोकोनट होता है, जो ग्रीन कोकोनट होता है, इसमें पानी भरा रहता है। तो जो कोकोनट के अंदर पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जब कोकोनट ड्राई हो जाता है तो ड्राई होने के बाद वो पानी उसमें गायब हो जाता है, तो सिर्फ वो ड्राई फ्रूट बन जाता है, सिर्फ उसको खा सकते हैं, आप पी नहीं सकते हैं। तो जो खाने वाला जो व्हाइट कैरनल पार्ट है, व्हाइट कैरनल को आप सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो स्टार्टिंग में वहां पे वाटर है, यानी कि स्टार्टिंग में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, बाद में वो जो है इडिबल बन जाता है, इडिबल, राइट। जब वो इडिबल बन जाता है तब उसमें साइटोकाइनेसिस हो गया ना, तभी तो वो इडिबल बना, तभी तो वो जो है सेलुलर एंडोस्पर्म हुआ। इज दैट क्लियर? इनिशियली वो न्यूक्लियर है और बाद में वो सेलुलर होगा, क्योंकि वहां पे बाद में साइटोकाइनेसिस हो ही गया है। तो इनिशियली वो न्यूक्लियर है भाई, इनिशियली वो न्यूक्लियर है। तो इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको, कोकोनट में 2 तरह के कोकोनट है। कोकोनट वाटर जो होता है कोकोनट में, वो न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, कुछ नहीं है, मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो,
राइट। इसके अलावा जो व्हाइट कर्नल पार्ट है दैट इज व्हाइट कर्नल। व्हाइट कर्नल जो है वो इडिबल पार्ट है। व्हाइट कर्नल जो है वो इडिबल पार्ट है। और ये क्या होता है, व्हाइट कर्नल इडिबल पार्ट, ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो कोकोनट में दोनों तरह के एंडोस्पर्म देख सकते हैं आप। स्टार्टिंग में जब वो वाटर होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में एट द एंड साइटोकाइनेसिस हो गया, सेलुलर बन गया। क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें अगर वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही रहता है, सिर्फ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही रहता है? क्या कोई ऐसा भी प्लांट है जिसमें खाली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहता है? बताइए। ऐसा भी प्लांट है, मीलेस्टोमा। मीलेस्टोमा इज एन एग्जांपल जिसमें कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता और वो थ्रू आउट लाइफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहता है उसमें, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसका एक एक्सेप्शन है। एग्जांपल क्या है? अनदर एग्जांपल इज मीलेस्टोमा। मीलेस्टोमा में ऑलवेज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मीलेस्टोमा में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है हमेशा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अगर सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। इसके बाद जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म में डेवलपिंग एम्ब्रियो, यहाँ पे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पीईएन। तो यहाँ पे जो पीईएन है ये अंडरगोज इन न्यूक्लियर डिवीजन एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे दोनों एक साथ टेक प्लेस करता है। साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस भी होगा, दोनों एक साथ होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे दो इक्वल सेल्स बन गई। देखिए यहाँ पे दो इक्वल सेल्स बन गई, ये दो इक्वल सेल्स आ गई, राइट। और ये दोनों इक्वल सेल्स आगे क्या होगा, इक्वली दिखा देते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये दोनों इक्वल सेल्स बन गई यहाँ पे। अब ये जो इक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है यहाँ पे, फर्दर भी इक्वली साइटोकाइनेसिस होगा और एट द एंड ये सेलुलर एंडोस्पर्म जो है बन जाएगा। फर्दर इक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। इसमें हमेशा एट द बिगिनिंग से ही साइटोकाइनेसिस है विद कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी ये स्टार्टिंग से ही हो रहा है और यहाँ पे जितनी भी सेल्स होती हैं वो इक्वली बनती हैं। इज दैट क्लियर? ये सेलुलर एंडोस्पर्म, व्हाट इज इट? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसमें स्टार्टिंग से ही साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस कर रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसका एग्जांपल है गैमोपेटेली। गैमोपेटेली इज द एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। अब हमारा लास्ट एंडोस्पर्म बचा है जिसको आप कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसको और देख लीजिए आप, राइट। हेलोबियल एंडोस्पर्म, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हेलोबियल एंडोस्पर्म की हम बात करते हैं। अगर हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करें तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रियो इन हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में स्टार्टिंग से इक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन हेलोबियल एंडोस्पर्म में सबसे पहले अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। द फर्स्ट स्टेप इन हेलोबियल एंडोस्पर्म इज अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से यहाँ पे बनेंगी दो अनइक्वल सेल। एक ये वाली सेल, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट, दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रियो, ध्यान दीजिए प्लीज। और एक ये वाली सेल, तो ऊपर वाली लार्ज सेल, नीचे वाली स्मॉलर सेल। तो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो गया। हेलोबियल एंडोस्पर्म में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। इसके बाद हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा, इसके बाद हेलोबियल एंडोस्पर्म में होगा क्या होगा, इसके बाद अनइक्वल साइटोकाइनेसिस के बाद हेलोबियल एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस करेगा। ये भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसके बाद सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है। देखिए ऊपर वाली सेल्स में काफी सारे न्यूक्लियस है, नीचे वाली सेल्स में भी काफी सारे, ऊपर वाली सेल्स में भी काफी सारे न्यूक्लियस है, नीचे वाली सेल्स में भी काफी सारे न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, उसके बाद दोनों अनइक्वल सेल्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अब यहाँ पे एट द एंड ये भी सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पहले आपको बता दिया कि एंडोस्पर्म एट द एंड सेलुलर में ही कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ये एम्ब्रियो है और एट द एंड यहाँ पे ये भी सेलुलर एंडोस्पर्म में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म है। हेलोबियल टाइप के एंडोस्पर्म की पहचान क्या है, हेलोबियल टाइप के एंडोस्पर्म की पहचान है पहले अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और उसके बाद एट द एंड साइटोकाइनेसिस। सच काइंड ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म इज जनरली फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म का जो एग्जांपल है ये मैं आपको बता देता हूं। हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल है मोनोकोट प्लांट्स। द एग्जांपल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म इज मोनोकोट्स। तो मोनोकोट्स जो है वो एग्जांपल है हेलोबियल एंडोस्पर्म का। So there are three type of endosperm: nuclear endosperm, cellular endosperm and हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसके बाद कम टू नेक्स्ट
सी कुछ पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको अबाउट एंडोस्पर्म, क्या सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, इसके फायदे क्या है, क्या क्या यूज है इसका, ये सब बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिए प्लीज। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के मेजर सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ये पॉइंट्स मैं कुछ लिख देता हूं यहां पे। तो मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, ये एक फूड लेडन टिश्यू है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यहीं से आ गया। पहला सिग्निफिकेंस ये क्या है, ये प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट, प्रोवाइड नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है प्राइमरी, ये सॉरी नॉट प्राइमरी, एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एंडोस्पर्म इज रिच सोर्स ऑफ, एंडोस्पर्म में कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। तो एंडोस्पर्म इज रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन, ये तीनों एंडोस्पर्म में भरपूर मात्रा में होते हैं, ध्यान दीजिए। तो दिस इज रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिबरेलिन्स एंड ऑक्सिन, ये तीनों ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और ये तीनों ही एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अनदर पॉइंट, आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में पढ़ा होगा जिटिन, एक ऑक्सिन की भी वैरायटी होती है, एक ऑक्सिन बी, जिटिन एंड ऑक्सिन बी, ये दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं और ये दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिटिन एंड ऑक्सिन बी फाउंड इन मेज प्लांट, किसमें पाए जाते हैं, दोनों मेज प्लांट में। तो भाई ये एक फूड लेटेंट टिश्यू भी है एंड दिस इज द सोर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी है, यानी कि ये सीड जर्मिनेशन के टाइम पे भी हेल्प करता है। और सीड जर्मिनेशन के टाइम पे कैसे हेल्प करता है, आपको मैं एक बात बता दूं, जब सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन यानी कि प्लूम्यूल और रेडिकल इनसे अराइज होते हैं, रेडिकल से रूट अराइज होता है, प्लूम्यूल से जो है सूट अराइज होता है। तो एट द बिगिनिंग राइट, जब प्लूम्यूल से सूट अराइज होता है और रेडिकल से रूट अराइज होता है, एट द बिगिनिंग टाइम, जब तक उस सीड में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज डेवलप नहीं हो जाएंगे। आपने अगर देखा हो कभी भी सीड जर्मिनेशन का एग्जांपल, अगर आप में से कुछ लोग अगर किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनके फादर फार्मर्स है, और उन्होंने देखा होगा सीड जर्मिनेशन के टाइम पे अगर ऑब्जर्व किया हो, तो जब सीड जर्मिनेशन होता है तो सीड जर्मिनेशन के कुछ दिनों के बाद वहां पे ग्रीन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। जब तक किसी सीड में जर्मिनेशन के बाद फोटोसिंथेटिक टिश्यू डेवलप नहीं होते, तब तक उस सीड को नरिश करता है ये एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म सीड में भी प्रेजेंट है, याद रहे, एंडोस्पर्म सीड में भी प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म होता है, पल्सीज वगैरह आपने सुना होगा, दालों में एंडोस्पर्म होता है, जो आप कंज्यूम करते हो पल्सीज, उसमें एंडोस्पर्म है, वो फूड रिच टिश्यू है। आर यू गेटिंग और नॉट? वो एंडोस्पर्म सीड जर्मिनेशन के टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? जब तक उस सीड में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज डेवलप नहीं हो जाते, ये भी एक एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस है, ध्यान दीजिए। तो इसका जो अगला जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, ये जो एंडोस्पर्म है प्रोवाइड नरिशमेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के दौरान ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये एंडोस्पर्म, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू के डेवलपमेंट होने से पहले यहां पे क्या होता है, उससे पहले नरिशमेंट एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस हुआ, याद रहे। तो ये एंडोस्पर्म के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी में एंडोस्पर्म से रिलेटेड आपको बता देता हूं, कभी कभी एग्जाम में कोई एक आध आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं देखने के लिए, राइट। जो एफएसटीज वगैरह भी होते हैं, यहाँ पे हमारे जो चैप्टर टेस्ट होते हैं, उसमें अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन मिला तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे है एक जीनिया, जीनिया क्या है, जीनिया इज द इफेक्ट, जीनिया इज द इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, ये किस चीज का इफेक्ट है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म। आपने देखा होगा कभी भी मेज वगैरह जो होता है, जिसको आप भुट्टा बोलते हैं, तो जो मेज सीड्स होते हैं कभी कभी उनमें आपको कलरफुल
पैचेस नजर आते हैं, वो जो कलरफुल पैचेस है वो इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म है। इस इफेक्ट को आप जीनिया बोलते हैं। जीनिया मतलब दिस इज द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन। ध्यान दीजिए, इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन्स। फॉरेन पोलन ग्रेन्स का जो इफेक्ट है ऑन एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म पे फॉरेन पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको जीनिया बोलते हैं। इसकी वजह से मेज में कुछ कलर के पैचेस आपको नजर आते हैं, सर्टेन कलर पैचेस नजर आते हैं। इसलिए मेज में जो एंडोस्पर्म कंसीडर किया जाता है वो होता है मोज़ेक टाइप एंडोस्पर्म। मोज़ेक एंडोस्पर्म, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है मोज़ेक एंडोस्पर्म किन किन प्लांट्स में पाया जाता है। तो मोज़ेक एंडोस्पर्म जो होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जीनिया, दिस फॉरेन पोलन ग्रेन, यानी फॉरेन पोलन ग्रेन की इफेक्ट की वजह से मोज़ेक एंडोस्पर्म यानी कि पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। मोज़ेक एंडोस्पर्म मींस पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं और ये मोज़ेक एंडोस्पर्म पाया जाता है मेज में एंड टोमेटो में। तो ये जो जीनिया फिनोमेनन है यानी कि इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म, ये देखा जाता है किसमें? मेज में देखा जाता है। ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल है मेज और इसका एग्जांपल है टोमेटो भी होता है, बट इसका एग्जांपल मेनली मेज है। और मेज में कौन सा एंडोस्पर्म है? ये मोज़ेक एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे कलर पैचेस दिखाई देते हैं। ऐसे एंडोस्पर्म को आप मोज़ेक एंडोस्पर्म भी कहते हैं जहां पे कलर पैचेस नजर आते हैं। ऐसे ही एक होता है मेटाजीनिया। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे कि डेट पाम जिसमें मेटाजीनिया का इफेक्ट देखा जाता है। जीनिया, दिस इज द इफेक्ट। जीनिया कौन सा इफेक्ट था? फॉरेन पोलन ग्रेन्स का इफेक्ट है। जीनिया फॉरेन पोलन ग्रेन्स का इफेक्ट है किस पे? एंडोस्पर्म में। मेटाजीनिया की अगर बात करें तो मेटाजीनिया जो है दिस इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन, बट कहां होता है? ये एंडोस्पर्म पे नहीं होता है, ये उस टिश्यू पे इफेक्ट होता है दैट इज लाई ओवर द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के ऊपर जो टिश्यू लाई कर रहा है उस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, एंडोस्पर्म पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो जीनिया है, लेकिन एंडोस्पर्म के बाद जो टिश्यू पे इफेक्ट पड़ रहा है वो मेटाजीनिया है। तो मेटाजीनिया दिस इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन, इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन। ये फॉरेन पोलन ग्रेन्स का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन्स ऑन टिश्यूज लाई अबव एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के ऊपर जितने भी टिश्यू लाई करते हैं उस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है फॉरेन पोलन ग्रेन्स का, राइट, इसे आप मेटाजीनिया कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी के साथ एंडोस्पर्म भी डन हो गया और एंडोस्पर्म के डन होते ही हमारे लेक्चर भी डन हो गया भाई। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का। दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बताया, डबल फर्टिलाइजेशन बताया और एट द एंड एंडोस्पर्म बताया। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो इन तीनों टॉपिक को होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हैं। लेकिन अगर किसी को कोई कहीं पे भी किसी भी किस्म का कोई भी डाउट रह जाता है, आपको कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो अनक्लियर होता है, वो आप मुझसे आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। आप मुझसे वो जो है डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताऊंगा, एपोमिक्सिस बताऊंगा, पॉली एम्ब्रियोनी बताऊंगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।